हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा EMRS हॉस्टल के बारे में, जो पॉक्सो एक्ट वाला एक पोर्शन सेक्शन, इसकी सीरीज़ के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस सीरीज़ का पहला पार्ट हमारा रहने वाला है, जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रोविज़न ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, यानी कि बाल विवाह अधिनियम 2006 जो है, आज हम इसको देखने वाले हैं। इसके क्या क्या प्रावधान है। दोस्तों, मैं जो भी कुछ भी आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये सारा का सारा डेटा जो मैंने आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला है। तो इसमें किसी प्रकार का आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है कि चीज़ें मैं आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ या पेपर में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो सारा का सारा ऑफिशियल डेटा है जो कि आज आपको हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें देखिए कुछ चीज़ें हमको पहले ध्यान रखनी होंगी कि इसमें पहले दिया गया संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ, यानी कि जो अधिनियम है इसको हम बोलते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006। ठीक है, और दोस्तों ये जो अधिनियम आपका जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर आपका संपूर्ण भारत में आपका जो ये लागू है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये आपका पांडिचेरी कुछ केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी इनके कुछ निवासियों पर, यानी कि पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों पर भी आपका लागू नहीं होगा। ठीक है, बाकी इसके अलावा आपको भारत के बाहर सभी नागरिकों पर भी लागू होता है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि देखिए यह उस तारीख से लागू होगा जिससे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के अनुरोध कर सकती है, यानी कि जब आपका जो ऑफिशियल गैजेट्स में जो तारीख ऑफिशियल दी गई है उस तारीख से ये चीज़ लागू माना जाएगा। ये वाला नियम हमारा प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। इसमें देखिए अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग तारीखें नियुक्त की जा सकती है, यानी कि हो सकता है कि अलग अलग स्टेट के हिसाब से जब उसको लागू किया गया हो, जैसे MP मान लो कि किसी और तारीख को लागू किया गया हो या फिर किसी और राज्य में किसी और तारीख को लागू किया गया हो, तो वो अलग अलग हो सकती है। इसमें कुछ हम परिभाषाएं देखेंगे, परिभाषाएं जनरल परिभाषा जो कि हालांकि आप सभी को मालूम है, फिर भी हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के अनुसार बच्चा जो है, बच्चे का अर्थ ये होता है कि एक ऐसा पुरुष जिसकी 21 वर्ष की आयु आपने पूरी नहीं की हुई हो, या महिला जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो। ठीक है, यानी कि अगर मेल के रेफरेंस में देखेंगे तो उसकी एज 21 वर्ष से कम होनी चाहिए, और फीमेल के रेफरेंस में देखेंगे तो उसकी एज आपकी 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, जिसे हम बच्चा यानी जिसे हम चाइल्ड कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाल विवाह। अब बाल विवाह का मतलब एक ऐसा विवाह होगा जिसमें कि दोनों पक्ष, यानी कि लड़की वाला पक्ष हो या फिर लड़के वाला पक्ष हो, दोनों में से कोई एक बच्चा हो। और बच्चे का हम देख चुके हैं, मेल की एज 18 से कम होनी चाहिए, फीमेल की एज 18 से कम, और मेल की 21 से कम एज यदि है तो उसे हम बच्चा कंसिडर करेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों में से कोई भी एक पक्ष यदि इस एज क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है तो वहाँ पर बाल विवाह कहलाएगा। अब यह विवाह के संबंध में अनुबंध करने वाली पार्टी का मतलब ऐसा है कि लड़के वाले पक्ष की पार्टी होगी जो लड़के का विवाह कराएंगे, लड़की वाली पक्ष की पार्टी जो लड़की का विवाह कराएंगे। ठीक है, तो दोनों जो पार्टियां होंगी उन सभी को हम बोलेंगे अनुबंध करने वाली पार्टी। ठीक है, जिनके द्वारा यह विवाह संपन्न कराया जाता है। बाल विवाह निषेध अधिकारी, यानी कि एक ऐसा निषेध अधिकारी होता है जो कि धारा 16 की उपधारा 1 के तहत नियुक्त बाल विवाह निषेध अधिकारी होगा। ठीक है, यानी कि एक ऐसा अधिकारी जो कि बाल विवाह जहाँ पर भी हो रहे हैं उन सभी को निगरानी रखे और उनको होने से रोके। जिला न्यायालय का अर्थ ऐसा न्यायालय जहाँ पर ये सारे विवाद जो है बाल विवाह संबंधित वहाँ पर देखे जाएंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, किसी भी क्षेत्र में जिसके लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 का 66 की धारा 3 के तहत स्थापित एक पारिवारिक न्यायालय मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एक ऐसे पारिवारिक न्यायालय और किसी भी क्षेत्र में इसके लिए कोई एक परिवार न्यायालय नहीं है, लेकिन किसी एक शहर में सिविल कोर्ट मौजूद है, वह कोर्ट और किसी अन्य क्षेत्र में मूल क्षेत्राधिकारी के प्रमुख सिविल कोर्ट और इसमें अन्य सिविल कोर्ट भी शामिल होंगे। ठीक है, जिन्हें राज्य सरकार के द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा क्षेत्र अधिकारी के संबंध में निर्दिष्ट किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नाबालिग। देखिए, नाबालिग का एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नाबालिग या बोलो या फिर जिसे हम अवयस्क बोल सकते हैं, जिससे बहुमत अधिनियम 1875 के प्रावधानों के तहत यह माना जाएगा कि उसने वयस्कता हासिल नहीं की है। और वयस्कता की मीनिंग यहाँ पर वही है कि मेल की एज आपकी 21 से लेस होनी चाहिए और फीमेल की एज जो है आपकी 18 से
लेस यदि है तो उसे हम नाबालिग बोलेंगे या फिर बच्चा कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे अनुबंध करने वाले पक्ष के बच्चा होने के विकल्प पर बाल विवाह शून्यकरण होगा। ठीक है, यानी इसमें बाल विवाह कब कंसिडर करेंगे, यदि कोई एक पक्ष बच्चा कंसिडर वहाँ पे किया जाता है। जैसे कि प्रत्येक बाल विवाह चाहे वह इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले या बाद में हुआ हो, अनुबंध करने वाले पक्ष के विकल्प पर शून्यकरण होगा, जो कि विवाह के समय एक बच्चा था। यानी कि जब विवाह हुआ था उस टाइम पे यदि कोई बच्चा नाबालिग था तो उसे हम बाल विवाह कंसिडर करेंगे। ठीक है, चाहे फिर वो है ऐसा अधिनियम बनने के पहले विवाह हुआ हो या फिर आपकी मैरिज जो है चाहे एक्ट बनने के बाद हुआ हो। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि रद्द करने के लिए एक याचिका दायर की जाएगी। ठीक है, बाल विवाह जो है इसको यदि आपको कैंसिल कराना है तो इसके लिए आपको एक याचिका दायर करानी होगी। ठीक है, जो कि जिला अदालत में केवल विवाह के अनुबंधित पक्ष के द्वारा की जा सकती है जब विवाह के समय बच्चा था। यानी कि चाहे वो लड़की वाला पक्ष हो, मेल पक्ष हो या फिर फीमेल पक्ष हो, किसी भी एक पक्ष के द्वारा यह जो याचिका दायर की जा सकती है। ठीक है, जिसकी एज 18 से यानी लड़की में और 21 वर्ष यानी लड़के में यदि कम है तो वो दायर कर सकते हैं। और फिर इसके हम और देखेंगे आगे, यदि याचिका के द्वारा दायर करते समय याचिका नाबालिग है। ठीक है, वही चीज़ है कि यदि बच्चा या बच्ची जो भी याचिका लगाती है वो नाबालिग है तो याचिका उसके अभिभावक या अगले दोस्त के साथ साथ बाल विवाह के निषेध अधिकारी के माध्यम से दायर की जा सकती है। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई बच्चा नाबालिग है जो याचिका लगाना चाहता है तो वह अपने पिता या फिर उसके किसी दोस्त सहयोगी के माध्यम से बाल विवाह निषेध अधिकारी के माध्यम से उसे दायर किया जा सकता है। इस धारा के तहत किसी भी समय दायर की जा सकती है, लेकिन याचिका दायर करने वाले बच्चे के वयस्क होने के 2 साल पूरे होने से पहले। ठीक, इसका मतलब ये है यदि ऐसा कोई बच्चा जिसकी शादी मान लो कि आज 2023 में यदि होती है तो 2025 यानी कि इसके 2 साल हम ऐड कर लें, 2025 के कंप्लीट होने के पहले 2 साल के पूरे होने से पहले के उसे यह याचिका दायर करनी होगी। ठीक है, अदरवाइज वह याचिका दायर नहीं कर सकता है। इस धारा के तहत अमान्यता की डिग्री यानी होता है आपका हुक्मनामा। ठीक है, डिग्री यानी हुक्मनामा होता है जिससे अदालत एक आदेश देगी जिसमें विवाह के दोनों पक्षों और उनके माता पिता या उनके अभिभावकों को दूसरे पक्ष उसके माता पिता या अभिभावक के पास लौटने का निर्देश दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यदि कोई याचिका दायर करता है और ऐसी कंडीशन में विवाह के दोनों पक्ष यानी कि लड़के पक्ष और लड़की पक्ष दोनों के माता पिता या उनके जो पालन पोषण करने वाले अभिभावक होंगे उनको क्या होगा कि एक निर्देश दिया जाएगा कि आप अपने अपने बच्चों को अपनी जगह अपने पास वापस बुला लें, यानी कि इस विवाह को एक हिसाब से कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, जैसा भी मामला हो सकता है विवाह के अवसर पर उन्हें दूसरे पक्ष से प्राप्त धन, कीमती सामान, आभूषण और अन्य उपहार या ऐसी कीमती सामान, आभूषण, अन्य उपहार और धन के मूल्य के बराबर राशि बशर्ते कि इसके तहत कोई आदेश ना हो, ठीक है, पारित की जाएगी। तो जिला अदालत के समक्ष उपस्थित होने और कारण बताने के नोटिस नहीं दिया गया हो कि ऐसा आदेश क्यों पारित नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई भी याचिका दायर की जाती है तो ऐसी कंडीशन में जब बाल विवाह निषेध अधिकारी होगा तो वह दोनों पक्षों को एक आदेश जारी कर सकता है, इस संबंध में नोटिस भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब अगला है हमारा बाल विवाह का अनुबंध करने वाली महिला पक्ष को भरण पोषण और आवास के प्रावधान। यानी कि जब बाल विवाह यदि हो जाता है धारा 3 के तहत डिक्री देते समय जिला अदालत जो है बाल विवाह के लिए अनुबंध करने वाले पुरुष पक्ष को निर्देश देने का एक अंतरिम आदेश पास कर सकती है। ठीक है, और यदि ऐसे विवाह का अनुबंध करने वाला पुरुष पक्ष नाबालिग है तो उसके माता पिता या अभिभावक विवाह का अनुबंध करने वाली महिला पक्ष को उसके पुनर्विवाह का भरण पोषण का भुगतान करना होगा। ठीक है, यानी कि दोस्तों यदि बाल विवाह किया जाता है तो ऐसी कंडीशन में बाल विवाह निषेध अधिकारी जो है पुरुष पक्ष के जो माता पिता हैं, यदि नाबालिग है पुरुष पक्ष तो उसके माता पिता को आदेश जारी कर सकता है, और जब तक कि वह दोनों लड़का और लड़की बालिग नहीं हो जाते, ठीक है, यानी उनकी एज लड़के की 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष नहीं हो जाती, तब तक के लिए लड़के पक्ष के माता पिता जो हैं उनको महिला पक्ष के पुनर्विवाह तक
उसके भरण पोषण का भुगतान करना होगा, ठीक है। यानी उसके जो खाने पीने का समाधान है, सारी चीज़ें उनको इसका पे करना होगा। साथ ही इसमें उसके रहने का व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। यानी कि देय भरण पोषण की मात्रा का निर्धारण किया जिला अदालत के द्वारा बच्चे की ज़रूरत, उसके विवाह के दौरान उस बच्चे के द्वारा आनंद ली गई जीवन शैली और भुगतान करने वाले पक्ष की आय के साधनों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। अब अगला है भरण पोषण की राशि मासिक या एक मुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है। यानी कि आपकी जो राशि है भरण पोषण वाली राशि, ये आपकी मंथली भी हो सकती है। यानी कि आप मंथली लड़की वाले पक्ष को लड़की के भरण पोषण के लिए मंथली पे कर सकते हैं, या फिर एक आपको एक लंप सम अमाउंट बोल सकते हैं। यानी कि 1 साल का अमाउंट बोल दो कि सपोज 2,000 रुपये महीना दिया जाना है, ठीक है। इस हिसाब से 1 साल का आपका 24,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो 24,000 रुपये आप उसे 1 साल में पे कर सकते हैं, या फिर 2,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो जैसा भी अधिकारी नोटिस जारी करेगा वैसा आपको उसमें उसे पालन करना होगा। यदि धारा 3 के तहत याचिका दायर करने वाला पक्ष अनुबंध करने वाली महिला पक्ष है, तो जिला अदालत उसके पुनर्विवाह तक उसके निवास के संबंध में उचित आदेश भी दे सकती है, ठीक है। यानी कि जिला की जो अदालत होती है, याचिका दायर करने पर क्या होगा कि महिला पक्ष को जो है, महिला पक्ष या महिला को पुनर्विवाह तक उसे निवास के संबंध में, ठीक है, यानी उसे निवास करने के लिए उचित आदेश भी दे सकती है। यानी कि उसके निवास करने के लिए उसकी सहायता करने के लिए भी आदेश दे सकती है। अब नेक्स्ट हमारे बाल विवाह के बच्चों की अभिरक्षा एवं भरण पोषण, यानी कि जो बाल विवाह होते हैं तो इसमें जो बच्चे लड़के लड़की होते हैं इनके अभिरक्षा और भरण पोषण के लिए क्या होता है कि जब बाल विवाह ऐसे पैदा हुए बच्चे, यानी कि जब बाल विवाह हो जाता है और किसी कारणवश मान लो कि बाल विवाह होता है, तो इनके द्वारा पैदा हुए जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को जिला अदालत जो है बच्चों की हिरासत के लिए उचित आदेश देगी। यानी कि इनको हिरासत में लेने के लिए या फिर इनकी सेफ्टी के लिए आदेश जारी कर सकती है महिला पक्ष या महिला यानी कि आपके लड़की पक्ष बोल लो या फिर लड़के, दोनों पक्षों को। इस धारा के तहत किसी बच्चे की हिरासत के लिए आदेश देते समय बच्चे के कल्याण और सर्वोत्तम हित जिला अदालत द्वारा दिया जाने वाले सभी ऊपर विचार होगा। यानी कि सारे विचारों को ध्यान में रखते हुए अदालत जो है आपके बच्चे की जो हिरासत होगी इसको मतलब बच्चे के कल्याण के लिए, उसको बच्चे के इसमें कि किसी प्रकार से बुरा ना हो सके, उसका अहित ना हो सके, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी कर सकते हैं और वही आदेश सर्वोपरि होता है। अब किसी बच्चे की हिरासत के आदेश में दूसरे पक्ष को बच्चे तक पहुंच प्रदान करने के लिए उचित निर्देश भी दे सकती है, जिसमें बच्चे के हितों की सर्वोत्तम सेवा हो सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ वही हैं और यही वही चीज़ है कि जिला विवाह के किसी पक्ष या उनके माता पिता या भावकों द्वारा बच्चे को भरण पोषण प्रदान करने के लिए आदेश भी दे सकती है। यानी कि जो बच्चा पैदा हुआ बाल विवाह के दौरान उसके भरण पोषण के लिए भी उचित आदेश दे सकती है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात हमारी ये याद रखनी है आपको, जो अक्सर पेपर में पूछा जा सकता है कि बाल विवाह से पैदा हुए बच्चों की जो वैलिडिटी है यानी कि वैधता है वो कितनी है। तो इस बात के बावजूद कि बाल विवाह को धारा 3 के तहत अमान्य की डिक्री द्वारा रद्द कर दिया गया, यानी कि बाल विवाह को इनवैलिड बताया गया है, लेकिन डिक्री जारी होने से पहले ऐसे विवाह से पैदा हुआ या फिर गर्भ धारण किया गया प्रत्येक बच्चा जो है, चाहे वह विवाह शुरू होने से पहले यानी कि आपका विवाह हुआ हो उससे पहले का हो, ठीक है, या फिर विवाह हो गया उसके बाद पैदा हुआ बच्चा हो, ठीक है, इस अधिनियम के तहत सभी उद्देश्यों के लिए वैध बच्चा माना जाएगा। यानी कि बच्चे को किसी प्रकार से नुकसान इसमें नहीं होता है, चाहे बच्चा विवाह के पहले का हो गया हो या फिर विवाह के बाद हुआ हो, दोनों ही कंडीशन में बच्चा जो है जिसने जन्म लिया है उसे वैलिड बच्चा माना जाएगा। धारा 4 या 5 के तहत जारी आदेशों को संशोधित करने की जिला अदालत की शक्ति क्या होती है। तो जिला अदालत को धारा 4 या 5 के तहत दिए गए किसी भी आदेश को जोड़ने, यानी कि जो भी आदेश चाहे जिला अदालत जोड़ सकती है, उससे अमेंडमेंट या संशोधित कर सकती है, ठीक है, ये सारी शक्तियाँ उसके पास होती है। और यदि याचिका से लंबित रहने के दौरान किसी भी समय, यानी कोई याचिका यदि लंबित है, पेंडिंग है, तो उसके रहने के दौरान, पेंडिंग होने के बाद भी दौरान भी क्या है उस याचिका के अंतिम निपटान के लिए उस पर नियम बना सकती है। अब वो है न्यायालय जिसमें याचिका दायर की जानी है। धारा 3, 4 और 5 के तहत राहत देने के प्रयोजन के लिए अधिकार क्षेत्र वाले जिला न्यायालय में उस स्थान पर क्षेत्र अधिकार रखने वाला जिला
न्यायालय शामिल होगा। ठीक है, यानी कि जिस एरिया में जो आपका एरिया लगता है वहाँ उस एरिया में लगने वाले न्यायालय वहाँ पर आप याचिका दायर की सकती है। जहाँ प्रतिवादी या बच्चा रहता है, यानी कि जहाँ पर दोनों वर पक्ष बोल सकते हैं या बच्चा रहता है, या जहाँ विवाह संपन्न हुआ हो उस एरिया के न्यायालय में आप संपर्क कर सकते हो। जहाँ दोनों पक्ष अंतिम बार एक साथ रहते थे या याचिका अंतिम याचिका की तारीख पर रह रहा है। ठीक, वही चीज़ बता चुका आपको ऊपर। अब बाल विवाह करने वाले पुरुष वयस्क के लिए सज़ा कितनी? देखिए, यदि कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है या जो कोई भी 18 वर्ष से अधिक आयु या वयस्क पुरुष होते हुए बाल विवाह करेगा उसे कठोर कारावास से जिसे 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति जो बाल विवाह करवाता है उसे कठोर कारावास 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने से 1 लाख रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, या फिर दोनों के साथ, यानी कि उसे 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। मतलब उसे क्या होगा कि यहाँ पर आपकी जो है 2 साल की सज़ा भी हो सकती है और आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए जो है का जुर्माना भी लग सकता है, या फिर प्लस आपका दोनों चीज़ यहाँ पे लगाई जा सकती है। बाल विवाह को निष्पादित करने के लिए सज़ा, जो कोई बाल विवाह करेगा या कराएगा, निश्चित करेगा या निष्क्रिय करेगा उसे कठोर कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसमें कि आपका लगभग देखिए 2 साल तक आपकी इसकी वैलिडिटी होती है, जो कि बढ़ाई भी हो सकती है या आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है, जिसकी कीमत लगभग आपके 1 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, और जब तक कि वह साबित ना कर दे उनके पास यह मानने के कारण थी कि यह विवाह बाल विवाह नहीं था। बाल विवाह को बढ़ावा देने या अनुमति देने के लिए सज़ा, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो बाल विवाह को बढ़ावा देता है या अनुमति देता है बाल विवाह की, उसके लिए भी सज़ा के प्रावधान है यहाँ पे। जैसे कि जहाँ कोई बच्चा बाल विवाह करता है या बच्चे का प्रभाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति, यानी कि बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो माता पिता के पास हो या अभिभावक के रूप में या कोई अन्य व्यक्ति किसी अन्य क्षमता वैध या बगैर कानूनी तरीके से, जिसमें किसी संगठन या व्यक्तियों के संघ का कोई सदस्य भी शामिल हो सकता है, यानी कोई संगठन भी हो सकता है जो बाल विवाह कराता है, फिर कोई व्यक्तियों का संघ भी हो। ठीक है, जो कोई भी सभी शामिल इसमें होंगे। तो विवाह को बढ़ावा देने या इसे अनुस्थापित करने की अनुमति देने वाला कोई भी कार्य या लापरवाही से इसे अनुस्थापित रोकने में असफल रहने पर जिसमें बाल विवाह में शामिल होना या भाग लेना भी शामिल है, कठोर कारावास दंडनीय होगा। ठीक, इसमें भी 2 साल की सज़ा आपकी है, साथ में जुर्माना भी वही 1 लाख रुपये, यानी कि इसमें वही सब सेम चीज़ है। लेकिन इसमें उसमें एक कंडीशन आपकी याद रखनी है कि ऐसा करने पर बशर्ते कि किसी भी महिला को कारावास दंडित नहीं किया जाएगा, यानी किसी महिला है इसको यहाँ पे जेल नहीं होती है। इस धारा के प्रयोजनों के लिए माना जाएगा कि जब तक कि विपरीत साबित न हो जाए, यानी जब तक किसी प्रकार का क्राइम आपको ऊपर साबित नहीं हो जाता, जहाँ एक नाबालिग बच्चे ने विवाह का अनुबंध किया है, ऐसे नाबालिग बच्चे का प्रभाव रखने वाला व्यक्ति लापरवाही से विवाह रोकने के लिए विफल रहा है, तब ऐसे में कुछ कंडीशंस आपकी बनती हैं। ऐसी कुछ परिस्थितियों में नाबालिग बच्चे का विवाह शून्य होना, यानी कुछ ऐसी कंडीशन जहाँ पर आपके नाबालिग बच्चे का विवाह शून्य भी हो जाता है, जहाँ कोई बच्चा नाबालिग होते हुए, ठीक है, जैसे कि वैध अभिभावक के संरक्षण से बाहर ले जाया गया है या फुसलाया गया है। ठीक है, यानी कि ऐसा कोई बच्चा जिसे बहलाकर फुसलाकर बाहर ले जाकर उसका विवाह किया गया हो, या फिर बलपूर्वक उसे मजबूर किया गया हो शादी करने के लिए, या फिर किसी भी धोखेबाज तरीके से किसी भी स्थान से जाने के लिए प्रेरित किया गया हो। विवाह के उद्देश्य से बेचा यदि जाता है कोई बच्चा या बच्ची, तो यह भी एक प्रकार का क्राइम है। और किसी प्रकार के विवाह के लिए मजबूर उसे करना, या नाबालिग की शादी हो जाती है जिसके बाद नाबालिग को बेच दिया जाता है, या उसकी तस्करी की जाती है, या अनैतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ऐसा विवाह भी अनवैलिड यानी कि इनवैलिड माना जाएगा, अमान्य माना जाएगा। बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए निषेधाज्ञा जारी करने की न्यायालय की शक्ति। इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रतिकूल बात के बावजूद यदि बाल विवाह निषेध अधिकारी के आवेदन पर किसी शिकायत के माध्यम से या अन्यथा किसी व्यक्ति से जानकारी प्राप्त होने पर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है। संतुष्ट होने पर कि इस अधिनियम को उल्लंघन में बाल विवाह की व्यवस्था की गई है या होने वाली है, ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे विवाह को प्रतिबंधित करने वाले संगठन या व्यक्तियों के संघ के सदस्य सहित किसी भी व्यक्ति के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करेगा।
अब उपधारा 1 के तहत क्या होगा, शिकायत किसी ऐसे व्यक्ति को की जा सकती है जिसके पास व्यक्तिगत ज्ञान या विश्वास करने के कारण हो, ठीक है, और एक गैर कानूनी संगठन यानी कि एनजीओ इसे बोलते हैं, जिसके पास बाल विवाह की संभावना के संबंध में जानकारी है या बाल विवाह, तो वह भी यहाँ पर कंप्लेन कर सकता है। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत किसी भी विश्वसनीय रिपोर्ट पर जानकारी के आधार पर स्वतः संज्ञान भी ले सकती है, ठीक है। या फिर आपने सुना हुआ अक्षय तृतीया ऐसे कुछ निश्चित दिन होते हैं जहाँ पर सामूहिक बाल विवाह को रोकने के प्रयोजनों के लिए जिला मजिस्ट्रेट को सभी शक्तियों के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी माना जाएगा, जो इसके द्वारा या इसके तहत बाल विवाह निषेध अधिकारी को प्रत्यह कार्रवाई करना। जिला मजिस्ट्रेट के पास बाल विवाह को रोकने के लिए अतिरिक्त शक्तियाँ भी होंगी, जो इस उद्देश्य के लिए उचित उपाय कर सकता है और न्यूनतम बल का उपयोग कर सकता है। उपधारा 1 के तहत क्या होगा, किसी भी व्यक्ति या किसी संगठन के सदस्य व्यक्तियों के संघ के खिलाफ कोई निषेध आज्ञा तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि न्यायालय में पहले ऐसे व्यक्ति संगठन के सदस्यों या व्यक्तियों के संघ को जैसा भी मामला हो नोटिस नहीं दिया हो या हो सकता है और उसे या उन्हें निषेध आज्ञा जारी करने के खिलाफ कारण बताने का अवसर दिया हो, बशर्ते कि किसी भी तत्कालीन के मामले में न्यायालय के पास इस धारा के तहत कोई नोटिस बिना अंतिम निषेधाज्ञा जारी करने की शक्ति होगी। और अगला हमारा उपधारा 1 के तहत क्या होता है कि जारी निषेधाज्ञा की पुष्टि जो है उस पक्ष को नोटिस देने और सुनने के बाद की जा सकती है जिसके खिलाफ निषेधाज्ञा जारी की गई थी। अगला है न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति कथित के आवेदन पर उपधारा 1 के तहत जारी से रद्द बदल सकती है, यानी कि यदि कोई न्यायालय है वो चाहे तो वो स्वयं की विवेक के आधार पर निर्णय लेकर किसी व्यक्ति के आवेदन उपधारा 1 के तहत जारी निषेधाज्ञा को रद्द या फिर बदल सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपकी सेम है, आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं कि निषेधाज्ञा आदेशों के उल्लंघन के बाल विवाह शून्य होगा, यानी कि धारा 13 के तहत क्या होगा, जारी निषेधाज्ञा आदेश के उल्लंघन में किया गया कोई भी बाल विवाह चाहे अंतरिम हो या अंतिम हो शुरू होने से शून्य होगा, यानी कि चाहे विवाह कोई भी बाल विवाह होता है वो आपका अधिनियम के पहले का हो या अधिनियम के बाद का हो, उसे हम शून्य काउंट करेंगे, यानी कि उसे बाल विवाह ही काउंट किया जाएगा यदि एज उनकी लड़के की 21 और 18 की लड़के की 18 से कम है। तो अगला अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे, यानी कि जो अपराध इस प्रकार के बाल विवाह के ये अपराध संज्ञेय के माने जाएंगे और आपके गैर जमानती इसमें जमानत नहीं होगी। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के बावजूद इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध और गैर जमानती होगा। अब यहाँ पर आपको जो बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी होता है उसके कुछ काम दिए गए हैं। देखिए, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा पूरे राज्य उसके ऐसे भाग के लिए जो उस अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है एक अधिकारी या अधिकारियों को नियुक्त करेगी, यानी कि कोई राज्य चाहे किसी पर्टिकुलर राज्य में या पूरे कंप्लीट राज्य में या फिर उस राज्य के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में भी पर्टिकुलर जोन में भी अधिकारी या फिर कुछ अधिकारी नियुक्त कर सकती है, ठीक है, जिसमें बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में हम जानेंगे जिनके पास अधिकार क्षेत्र होगा, ठीक है। राज्य सरकार सामाजिक सेवा के रिकॉर्ड करने वाले इलाकों के किसी सम्मानित सदस्य या ग्राम पंचायत नगर पालिका के किसी अधिकारी या सरकार या किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के किसी अधिकारी या किसी गैर सरकारी के पदाधिकारी से भी अनुरोध कर सकते हैं, ठीक है। और बाल विवाह प्रतिशत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा। कौन कौन से कर्तव्य होंगे बाल विवाह के, देखिए, ऐसी कार्रवाई करके बाल विवाह को रोकने के लिए उचित समझे वो कर सकता है। सेकंड है आपका इस अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के प्रभावी अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना, यानी कि ऐसे बाल विवाह यदि कोई व्यक्ति कराता है तो उसके खिलाफ अभियोजन के लिए साक्ष्य एकत्रित करना भी अधिकारी का काम होगा। या तो व्यक्तिगत मामलों में सलाह देना या इलाके के निवासियों को आमतौर पर बाल विवाह को बढ़ावा देना, मदद करने, सहायता करने, अनुमति देने में शामिल होने की सलाह देना। बाल विवाह से होने वाली बुराई के बारे में जागरूकता पैदा करना भी अधिकारी काम होगा। बाल विवाह के मुद्दे पर समुदाय को संवेदनशीलता बनाना, ये भी उसका काम होगा। ऐसे आवश्यक रिटर्न और आंकड़े प्रस्तुत करना जैसे राज्य सरकार निश्चित करे, ठीक है, यानी कि जो भी आंकड़े जो इन्फॉर्मेशन है बाल विवाह से रिलेटेड ये सारे डेटा एकत्रित करना भी एक बाल विवाह निषेध अधिकारी का कर्तव्य होगा।
और ऐसे अन्य कार्य कर्तव्यों को निर्भर करना जो कि राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए। राज्य सरकार जो भी आपको काम देती है इस एरिया में करने के लिए, वो सारे काम आपको करने चाहिए एक बाल विवाह अधिकारी के रूप में। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन बाल विवाह निषेध अधिकारी को एक पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ प्रदान कर सकती है जो अधिसूचना में नियुक्त की जा सकती है, और बाल विवाह निषेध अधिकारी इनका प्रयोग करेगा। ऐसी शक्तियाँ ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन है जो अधिसूचना में नियुक्त की जा सकती है। यानी कि राज्य सरकार में आपका जो अधिकारी होगा बाल विवाह निषेध अधिकारी, उसके पास एक पुलिस अधिकारी की ऐसी शक्तियाँ भी हो सकती है, प्रदान की जा सकती है उसे, जो कि उसके लिए ज़रूरी है। बाल विवाह निषेध अधिकारी के पास धारा 4, 5 और 13 के तहत आदेश के लिए धारा 3 के तहत बच्चे के अदालत में जाने की शक्ति भी होगी। बाल विवाह निषेध अधिकारी को लोक सेवक माना जाएगा। बाल विवाह निषेध अधिकारी जो है उसको भारतीय दंड संहिता धारा 60 और 45 की धारा 21 के अर्थ में तहत लोक सेवक माना जाएगा। सद्भावना से की गई कार्रवाई का संरक्षण, यानी कि इस अधिनियम या किसी नियम या आदेश के अनुसार में सद्भावना से की गई या की जाने वाली किसी बात के संबंध में बाल विवाह निषेध अधिकारी के खिलाफ कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, इसके तहत यह नियम बनाया गया है। और लास्ट हमारा राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति क्या होंगी। राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए बना सकती है। इस अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनने के बाद जितनी जल्दी हो सके इसे लागू होना चाहिए, उसे राज्य विधानमंडल के समक्ष इसे रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके कुछ नियम थे जो कि हमारे बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत जो नियम आते हैं, ये सारी चीज़ आज हमने रूल्स एंड रेगुलेशन इसके आज देखे, और आपके वाला टॉपिक जो है आज आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये जितना मैंने पढ़ाया इस सारा का जो है डेटा मैंने आपको भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट्स होती है इनसे हमने डेटा निकाला है, जो कि आपके लिए सटीक है, जो कि एग्जाम में आने के काफ़ी इसके चांसेस है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।